हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। आज बात करेंगे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ खगोल विज्ञानी थे। उनका जन्म आज से 1600 वर्ष पहले हुआ था। तब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। आर्यभट्ट ने अपनी मेहनत से गणित और खगोल के विज्ञान के कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उस समय आपस में राजाओं की लड़ाई होती रहती थी और अनिश्चितता रहती थी। फिर उसके बावजूद इनके कार्य पर कोई असर नहीं पड़ा। प्राचीन भारत में उनके जैसा महान कोई भी वैज्ञानिक नहीं हुआ। 12वीं शताब्दी में जन्मे भास्कराचार्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से आर्यभट्ट के समान ही कार्य किया था। आर्यभट्ट का जन्म 476वीं ईस्वी को पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान पटना बिहार में हुआ था। उन्होंने आर्यभट्टी किताब की रचना की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो पाटलिपुत्र के निवासी हैं तथा जब वो 23 साल के थे तब कलयुग के लगभग 4000 साल निकल रहे थे, जिससे पता चलता है कि वह समय 449 ईस्वी का था। और जब उन्होंने किताब की रचना की थी 2300 साल पहले यानी 476वीं ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। आर्यभट्ट की शिक्षा पाटलिपुत्र में हुई। बाद में पाटलिपुत्र के एक शिक्षण संस्थान के मुख्य अध्यक्ष भी रहे। वे नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। उन्होंने तारेगना यानी वर्तमान पटना के पास के मंदिर में वेधशाला स्थापित की, जिसमें वह ग्रहों व खगोलीय नक्षत्रों के बारे में जानकारी देते थे। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में कार्य किया। उनके कुछ खोज कार्य, ज्यादातर कार्य वर्तमान समय में भी जीवित है। कुछ खोज कार्य तो समय की मार और इतिहासकारों की गलतियों से खत्म हो गए, लेकिन जो है वे जीवंत हैं। उनके ग्रंथ का नाम आर्यभट्टी है, जिसमें उनके सभी खोज कार्यों का वर्णन है। आर्यभट्ट की मुख्य खोज कार्य रचनाएं इस प्रकार है। आर्यभट्टीय भाग, गीतिका पद, गणित पद, कला क्रिया पद, गोला पद, पाई का मान, शून्य की उत्पत्ति, अनिश्चित समीकरणों के हल, बीजगणितीय सूत्रों का प्रतिपादन, त्रिकोणीय या ज्या का प्रतिपादन, ग्रहों की गति के सिद्धांत, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का ज्ञान, नक्षत्र काल, अंक गणित, आर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट का आर्यभट्टी ग्रंथ की रचना, जिसमें उनके खोज कार्यों का वर्णन है। हालांकि इस ग्रंथ का नाम उनके शिष्यों ने रखा था, उन्होंने खुद इस ग्रंथ का नाम नहीं उल्लेखित किया। ग्रंथ को छंद के तरीके में लिखा गया है, जो इसको थोड़ा सा टफ बनाता, क्योंकि वो काल ही ऐसा था कि जब पद्य तरीके में ही लिखे जाते थे ग्रंथ। इसमें कुल 108 छंद हैं तथा 13 अन्य परिचयात्मक छंद हैं। शुरुआती 13 छंदों में आर्यभट्ट ने अपने जीवन तथा ग्रंथ के बारे में बताया है। ग्रंथ में कुल 4 अध्याय हैं, जिन्हें पद कहा गया है। आर्यभट्ट ने गति की सापेक्षता के बारे में बताया था। एक चलती हुई नाव में बैठे हुए व्यक्ति को पेड़ पौधे और स्थिर चीजें चलती हुई दिखाई देती हैं। उसी तरह स्थिर तारे भी पृथ्वी के लोगों को पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी खोज जो आर्यभट्ट की थी वो शून्य की उत्पत्ति थी, जिसका हम भारतीयों को अब श्रेय भी नहीं दिया जाता है। आर्यभट्ट ने संख्याओं को आगे बढ़ाने का तथा एक पूर्ण गणना करने के लिए दशमलव का उपयोग किया। इसी दशमलव को उन्होंने शून्य कहा। अन्य संख्याओं के बराबर आकार देने के लिए उन्होंने इसकी आकृति बदलकर एक वृत्त बना दिया। वर्तमान समय का शून्य आर्यभट्ट की ही देन है, जो उनके समय से ही चलता हुआ आ रहा है। पाई का मान, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी के दूसरे अध्याय में 10वें छंद में पाई का मान बताया है। उन्होंने इसके लिए सबसे पहले एक वृत्त के व्यास का निश्चित मान रखा। यह व्यास उन्होंने 20,000 रखा था। इसमें बताया गया है कि 100 में 4 जोड़कर उसे 8 से गुणा कर दीजिए तथा प्राप्त हुए परिणाम में एक बार फिर 62,000 जोड़ दीजिए। जो अंतिम परिणाम आया है उसे वृत्त के व्यास से विभाजित कर दीजिए। आपके पास प्राप्त हुआ परिणाम ही पाई का मान है और यह 3.1416 आता है, जो वर्तमान समय की पाई के मान का 3 दशमलव तक सत्य है। उन्होंने इसकी गणना भी अपने ग्रंथ में करके दिखाई है।
1761 में लेबर्टे ने पाई को अपरिमेय संख्या बताया था, जिसकी वजह से इस तथ्य का श्रेय उन्हें मिला था। कुछ गणितज्ञ मानते हैं कि उन्होंने पाई को अपरिमेय संख्या बताया था। आज से 1200 साल पहले उनके ग्रंथ को अन्य भाषाओं में अनुवादित किया गया, तो अनुवादित पुस्तकों में पाई को अपरिमेय संख्या लिखा गया, और जिससे पता चलता है कि संभवतः आर्यभट्ट ने पाई को अपरिमेय संख्या लिखा था। बीजगणित व समीकरणें। आर्यभट्ट ने संख्याओं के वर्ग एवं घन की श्रेणी के लिए भी सूत्रों का प्रतिपादन किया। प्राचीन भारत के गणितज्ञ हमेशा ही समीकरणों के अनिश्चित चरों का मान निकालने में बहुत इंटरेस्ट लिए हैं। आर्यभट्ट ने चरों वाली साधारण समीकरणों का हल निकालने के लिए कुटुक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बाद में मानक सिद्धांत बन गया। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम त्रिकोणमिति, गेज्जा तथा कोज्या फलनों की रचना की थी। जब उनके ग्रंथ का अरब भाषा में अनुवाद किया गया, तब अनुवादक ने इन शब्दों को जया तथा कौज्या में बदल दिया, और जब उन्हीं अरब किताबों को लैटिन भाषा में अनुवादित किया गया, तो इनको स्थानिक शब्दों साइन व कोसाइन से प्रदर्शित किया गया, जिससे पता चलता है कि साइन व कोसाइन की रचना आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति को भी बताया। आर्यभट्ट ने परिकल्पना की कि पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमती है, वह हमेशा ही इसी बात पर अड़े रहे। उन्होंने समझाया कि जिस तरह चलती हुई नाव में बैठे हुए व्यक्ति को लगता है पेड़ पौधे और स्थिर चीजें उसकी गति के विपरीत दिशा यानी किनारे की ओर जा रही हैं, उसी तरह पृथ्वी के लोगों को तारे चलते दिखाई देते हैं, परंतु तारे स्थिर हैं तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसकी वजह से तारे पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं। उन्होंने बताया कि सूर्य चंद्रमा सभी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये दो ग्रह चक्कर में गति करते हैं, जिसे मंद और तेज कहा गया है। उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी से दूरी के आधार पर व्यवस्थित किया, जिसका क्रम यह है: चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि व तारे। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी तरह जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। उन्होंने इस सिद्धांतों को राहु केतु की मदद से समझाया। उन्होंने पृथ्वी के आकार की गणना करके ग्रहण के वक्त बनी हुई छाया का मापन भी किया, जिससे पता चलता है वो बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे। दिन रात और वर्ष का होना। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसमें उसे 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड का समय लगता है। वर्तमान वैज्ञानिकों के अनुसार यह समय 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड का समय 0.9 सेकंड का समय है, जिससे पता चलता है कि आर्यभट्ट की गणना में मात्र 1 सेकंड का अंतर था। उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी को एक चक्कर तारों के चारों तरफ पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट तथा 30 सेकंड लगते हैं। वर्तमान वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार इस समय में मात्र 3 मिनट की ही त्रुटि है तथा यह मात्र 3 मिनट ही ज्यादा है। आर्यभट्ट की मृत्यु 550वीं ईस्वी को हुई। उनका मृत्यु स्थान संभवतः पाटलिपुत्र था, जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और अन्य खोज कार्य किए। उनके गणित खगोल विज्ञान में अभूतपूर्व तथा अद्वितीय खोज ने उन्हें बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना दिया। वो आज भी भारतीय वैज्ञानिकों, आदर्शवादी गणितज्ञ तथा वैज्ञानिक हैं और भारतीय युवाओं के आदर्श। आर्यभट्ट की प्रतिष्ठा में किए गए कार्य। भारत सरकार ने आर्यभट्ट की प्रतिष्ठा में पहली सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा, जो 1975 में लॉन्च की गई थी। उनकी प्रतिष्ठा में आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, वहीं पटना से कुछ दूरी पर है। चांद की पूर्वी दिशा की ओर उपस्थित गड्ढों को आर्यभट्ट का नाम दिया गया। भारत सरकार ने ₹2 के पीछे आर्यभट्ट सैटेलाइट की फोटो भी लगाई है, लेकिन और भी आवश्यकता है कि आर्यभट्ट को हमारे कोर्स में प्रमुखता से लाया जाए, जिससे हम अपनी संस्कृति पर गर्व कर सके। हम ये जान सके कि हमारे पूर्वज
कितने महान थे, कितने विद्वान थे और जिन्हें हम जानते ही नहीं, जिन्हें पढ़ाया ही नहीं गया। अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।